Hello bete, good morning. How are you? Fine? Okay bete. Bete, today we will discuss about electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेटे फ्लक्स का मीनिंग क्या होता है? फ्लक्स का मीनिंग होता है फ्लो। ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है और फ्लक्स का मीनिंग क्या होता है बेटे? फ्लो होता है। ठीक है, फ्लो किसका फ्लो होगा यहाँ पर? बेटे यहाँ पर जो फ्लो होगा, फ्लो ऑफ एनर्जी। और एनर्जी कौन सी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी थ्रू एन एरिया बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एनर्जी का फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में किसका फ्लो होगा? एनर्जी का फ्लो होगा। और कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फ्लो होगा किसी भी एक एरिया के अंदर से। ठीक है, और एनर्जी किसके थ्रू जाएगी? एनर्जी विल गो थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एनर्जी किसके थ्रू जाएगी भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू जाएगी। ठीक है, ओके। तो बेटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय फाई। कैसी क्वांटिटी होगी भाई? फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। फ्लक्स विल बी ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी हमारी रहेगी। ठीक है, देखो ये जो फ्लो होगा एनर्जी का, ये एनर्जी का फ्लो किसके थ्रू होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू होगा किसी भी एक एरिया के अंदर से। तो फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा भाई? फ्लक्स डिपेंड करेगा सबसे पहले तो देखो, अगर चार्ज ज्यादा है, मोर चार्ज ज्यादा है, तो वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी। चार्ज ज्यादा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कैसी हो जाएंगी? ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है ये? मोर एरिया ज्यादा होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास होंगी। ठीक है, तो भाई फ्लक्स किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा? फ्लक्स की देखो, ये तो है कंसेप्चुअल डेफिनेशन कि क्या होता है फ्लक्स। फ्लक्स होता है एनर्जी का फ्लो। ठीक है, एक एरिया के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर एनर्जी होती है। वो कितनी एनर्जी उस सरफेस से फ्लो पास हो रही है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। या फिर इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या लिखेंगे? डेफिनेशन रहेगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through an area, passing through an area। एक एरिया के अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसका क्या नाम रखेंगे भाई? हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाम रखेंगे। ठीक है, फ्लक्स का मैथमेटिकल फार्मूला क्या होता है? फ्लक्स का मैथमेटिकल फार्मूला होगा भाई बी ए कोस थीटा। फ्लक्स का मैथमेटिकल फार्मूला क्या होगा? बी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए कोस थीटा। बेटे चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है। फिर फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? फ्लक्स पहले तो डिपेंड करता है, देखो फ्लक्स पहले डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर।
दूसरा फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, एरिया के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ही ज्यादा फील्ड लाइन जाएगी। और थर्ड फ्लक्स डिपेंड करता है भाई कोस थीटा, इसको हम डिस्कस करेंगे कोस थीटा को, ठीक है। तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EA कोस थीटा। और बेटे अगर हम SI यूनिट यूज कर रहे हैं तो फ्लक्स इज इक्वल टू EA कोस थीटा। फ्लक्स किसके इक्वल होगा, EA कोस थीटा। अगर SI यूनिट हम यूज कर रहे हैं तो K कांस्टेंट आएगा और K की वैल्यू कितनी रहेगी भाई हमारी 1 रहेगी, ठीक है। तो फ्लक्स की एक्चुअल डेफिनेशन क्या लिखोगे, ये तो कंसेप्ट है कि भाई फ्लक्स का मीनिंग क्या होता है, फ्लो होता है। किसका फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, देखो अगर चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। और दूसरा एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो डेफिनेशन अगर एग्जाम में लिखनी आए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, एक एरिया के अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। और मैथमेटिकल फार्मूला क्या रहेगा, फ्लक्स का मैथमेटिकल फार्मूला रहेगा EA cos थीटा। फ्लक्स का मैथमेटिकल फार्मूला क्या रहेगा, EA cos थीटा, ठीक है। नोट कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद देखो भाई थीटा पे कैसे डिपेंड करता है, हमने बताया है पहले कि थीटा जो फ्लक्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोस थीटा के। इससे पहले हम भाई एक टॉपिक करते हैं, हमारा टॉपिक है एरिया नॉर्मल। उसको समझने से पहले हम एक टॉपिक करते हैं एरिया नॉर्मल। एरिया कैसी क्वांटिटी है बेटे, एरिया वैसे तो एक स्केलर क्वांटिटी है, बट जब भी हम डेरिवेशन करेंगे, किसी भी कोई भी डेरिवेशन करेंगे फिजिक्स के अंदर, तो एरिया विल बी कंसिडर्ड एज ए वेक्टर क्वांटिटी। एरिया को किस तरह से मानेंगे हम, एक वेक्टर क्वांटिटी मानेंगे। देखो किस तरह से होगा, सपोज ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के अंदर ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। इफ वी वांट टू कैलकुलेट एरिया, अगर हम एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ किधर है, एक्स एक्सिस में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, LI मींस लेंथ इन एक्स एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ किधर है, वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम, जे से रिप्रेजेंट करेंगे भाई। तो एरिया क्या हो जाएगा, LB। I क्रॉस J, क्योंकि आपको पता है I क्रॉस J किसके इक्वल होता है, 11th क्लास में पढ़ा था, K के इक्वल। तो K ये लेंथ, ठीक है। इसकी डायरेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटे, इसकी डायरेक्शन ये इस तरह से दी जाएगी, फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड वेक्टर। और हमेशा जो एरिया डायरेक्शन होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर लेंगे हम, आउटवर्ड लेंगे। द डायरेक्शन ऑफ एरिया नॉर्मल विल बी आउटवर्ड, ठीक है। या एरिया वेक्टर क्वांटिटी जब हम कंसीडर करेंगे, जब वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करेंगे तो इसके अंदर वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो देखो बेटे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, ये हमारे पास एक एरिया है, ठीक है। इस एरिया के अंदर ये डायरेक्शन है, ये लेंथ, ये ब्रेथ। तो I क्रॉस J विल गिव K। K किसको रिप्रेजेंट करता है, Z एक्सिस को, ठीक है। इसके अंदर भाई अगर ये X एक्सिस और ये Y एक्सिस है तो ये Z एक्सिस बनेगा। ये X Y सॉरी X, ये कौन सा हो जाएगा, Y, तो ये कौन सा बनेगा, Z एक्सिस, ये Z एक्सिस बनेगा, ठीक है। तो एरिया विल बी LB K वेक्टर, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ। जब भी हम एरिया कंसीडर करेंगे तो एरिया कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर एरिया नॉर्मल
एरिया की जब भी हम डायरेक्शन लेंगे, जब भी उसका नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, वो सरफेस के हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर सपोज ये एरिया है, इस एरिया का हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हमने इस एरिया को टिल्ट किया, थोड़ा सा रोटेट किया, भाई ये जो हमारा एरिया नॉर्मल है, ये हमेशा सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये सरफेस के साथ कितना एंगल बनाने वाला है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा भाई ये। ठीक है, समझ में आया? तो अब देखो ये ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा, फ्लक्स ज्यादा, एरिया ज्यादा। अब इस चीज को फिर से समझो, ये समझ में आया? एरिया कैसी क्वांटिटी कंसीडर करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस। ठीक है, डायरेक्शन कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब इसको देखो और थोड़ा समझो इसके बारे में, हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे बेटे। ठीक है, इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हमारा रहेगा। तो यहाँ पर ये देखो, कोस थीटा ही हमने क्यों लिया, कोस थीटा क्यों लिया बेटे, हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है हमारे पास, इस एरिया के अंदर से पांचों की पांचों जा रही है, 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया से जा रही है। ठीक है, ये एरिया नॉर्मल है, ये एरिया था, ये इसका नॉर्मल हो गया परपेंडिकुलर हमेशा सरफेस के साथ। ये यहाँ से कितना एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया नॉर्मल के बीच में, कितना एंगल है भाई, दोनों पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल हैं तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। ओके, मैंने इसी एरिया को ये ऐसे टिल्ट कर दिया। अब वही 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी जो पहले तो पांचों की पांचों पास हो रही थी इसके अंदर से, अब हम देखते हैं कि मैंने उसी एरिया को ये इस तरह से कर दिया। अब आप देखो एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया के अंदर से पास नहीं हो रही, अब एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया के अंदर से पास नहीं हुई। ठीक है, क्यों नहीं हुई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, 90, और 90 पर फ्लक्स कितना आया, 0, फ्लक्स की वैल्यू 90 पर 0 और 0 डिग्री पर मैक्सिमम। ऐसा किस में होता है कि 0 डिग्री मैक्सिमम और 90 डिग्री मिनिमम, ऐसा कोस में होता है भाई, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया, कोस लिया। अब ये एरिया के ऊपर भी डिपेंड करती है बेटे, देखो एरिया के ऊपर मैंने अभी बताया कि यहाँ पर ये 5 मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही थी इस एरिया के अंदर से। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने ऐसे ही रखी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अब ये इससे देखो केवल 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, 3 पास हो रही है, 2 साइड से निकल रही है। तो जितना ज्यादा एरिया उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा बेटे, फ्लक्स हो जाएगा। और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगा, और फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कोस थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई ए कोस थीटा। ठीक है, आ गया समझ में, ये मैथमेटिकल फार्मूला रहेगा, ये हमारी डेफिनेशन रहेगी। अब इसके बाद बेटे क्या होता है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, फ्लक्स कैसी क्वांटिटी रहेगी, स्केलर क्वांटिटी रहेगी। यूनिट बना हुआ है, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स बाय चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स बाय चार्ज, एम बाय क्यूब, न्यूटन पर कूलम। तो यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम। एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये तो यूनिट हो गई एरिया, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट हो गई बेटे। फिर इसके बाद देखो नीट का एग्जाम था, नीट के एग्जाम के अंदर हमें ये यूनिट ही नहीं दी थी, कोई और यूनिट बना के दे रखे थे।
वो यूनिट कौन सी, दूसरी यूनिट क्या बना सकते हो बेटे? देखो हमारे पास एक फार्मूला रहेगा आगे चलकर, E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर, E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर, वेयर V इज वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस एंड R इज डिस्टेंस। V पोटेंशियल डिफरेंस है और R डिस्टेंस है। तो E कितना होगा बेटे? पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी? वोल्ट, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? मीटर। तो इसकी यूनिट बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, दूसरी यूनिट क्या हो सकती है? वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पर वोल्ट पर मीटर मल्टीप्लाइड बाय एरिया क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। एक ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा वोल्ट मीटर। ये आंसर दिया हुआ था, ठीक है, ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन में ये आंसर दिया हुआ था और ये नहीं दिया हुआ था। तो बेटे कंफ्यूज मत होना, आपके पास जो भी फार्मूले हैं आप उनको ट्राई करो। आपकी बुक्स वगैरह के अंदर ये फार्मूला दे रखा है, आप इसको याद कर लोगे। बट बाय चांस किसी कंपटीशन के अंदर या सपोज सीबीएसई बोर्ड के अंदर ही वोल्ट मीटर किसकी यूनिट होती है ये पूछ लिया जाए, तब क्या करोगे बेटे? तो ध्यान रखना, वोल्ट मीटर किसकी यूनिट होती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा? फिर इसके बाद फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। फिर इसके बाद यूनिट कौन सी है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या दूसरी यूनिट क्या हो सकती है? वोल्ट मीटर। क्लियर है बेटे? अब इसी को हम आगे करते हैं। हमने एरिया जो है नॉर्मल पढ़ा है कि एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसी के ऊपर हम 2-3 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 2-3 क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वो देखेंगे। ध्यान से समझना भाई। पहला ही क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा एरिया है, ये हमारी कॉइल है, ठीक है, एक रेक्टेंगल सॉरी सर्कुलर कॉइल है या सर्कुलर एरिया है। ये इस तरह से है, ठीक है, इस तरह का है ये इस तरह से है सर्कुलर कॉइल। ओके, क्लियर? यहां पर बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद रेडियस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियस के साथ कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री बना रही है। क्लियर है? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्लक्स? फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स कितना होगा बेटे? तो यहाँ पर जो फ्लक्स का हमारा फार्मूला था E डॉट A cos थीटा, वेयर A इज एरिया, ठीक है, ठीक है भाई। E A cos थीटा, ये cos थीटा किस किस के बीच में एंगल था? दिस cos थीटा इज एंगल बिटवीन, किस किस के बीच में एंगल था भाई? ये एंगल था E और A के बीच में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया नॉर्मल के बीच में, ठीक है। अब हमारी कोयल ऐसे थी, तो कोयल ये है, इसका परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है। ये कोयल है, इसका परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्शन आएगी वेक्टर की, ये अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये रेडियस के साथ 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितना एंगल बना रही है? यहाँ पर 30 डिग्री का बना रही है भाई, किसके साथ? रेडियस के साथ। तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनेगा? टोटल 90, 30 रेडियस के साथ बनाया, तो डायरेक्शन के साथ नॉर्मल के साथ कितना बनेगा? अगर ये एंगल 60 है, ये वाला, तो ये वाला एंगल कितना आएगा? मार्कर के साथ कितना एंगल बनेगा? टोटल 90 में से 30 गया, 60 बनेगा या नहीं बनेगा? तो यहाँ पर हम लिख देंगे फ्लक्स इज इक्वल टू E A cos 60। समझ में आया? आ गया भाई? फ्लक्स कितना होगा हमारा? E A मल्टीप्लाइड बाई cos 60। थीटा किस किस के बीच में एंगल है? एरिया नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में एंगल है।
अब इसी क्वेश्चन को देखो क्या किया बेटे, अब हमारा जो रिंग था वो रिंग ऐसे कर दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो फिर से कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री बना रही है, ठीक है। और अब हमारा रिंग ऐसे ही है, ये ऐसे रिंग है, ये वहां रिंग है, ठीक है। ये रिंग है, इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये नॉर्मल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो चाहे कैसे भी हो, ये इसके साथ कितना एंगल बना रही है, 90 का बना रही है। तो फ्लक्स कितना आएगा यहाँ पर भाई, 0। इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा भाई, जल्दबाजी में करोगे आप गलती, जल्दबाजी में आप इस क्वेश्चन पर गलती करोगे। पहले तो आप हमेशा क्या करो, नॉर्मल की डायरेक्शन निकालो, ये आउटवर्ड, ठीक है। ये अगर एरिया दे रखा है तो इसका नॉर्मल क्या बताया था, आउटवर्ड बताया था, ये आउटवर्ड। इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितना भी एंगल बना रही हो, ये रेडियस के साथ बना रही है। सॉरी बेटे, ये नॉर्मल के साथ बना रही है, सॉरी रेडियस के साथ, नॉर्मल के साथ। तो ये नॉर्मल है इसका, ये नॉर्मल, इसके साथ देखो बेटे, ये ऐसे हो जाए चाहे ऐसे हो जाए चाहे ऐसे हो जाए, एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। और cos 90 कितना होता है, 0। तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ बेटे? ओके बेटे, अब एक हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कुछ टाइम पहले एग्जाम में आया हुआ था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आया हुआ था, ध्यान से समझना है, बड़े ध्यान से समझना है। कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है हमारे पास, और ये कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो बेटे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस है। और यहाँ पर ये 37 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है बेटे, 37 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये 37 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो यहाँ पर बेटे देखो, मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर यहाँ पर 37 डिग्री है और एक 5 दे रखा है हाइपोटेन्यूज, तो आपका जो परपेंडिकुलर है वो 3 रहेगा और बेस कितना रहेगा, 4 रहेगा, ठीक है। ये अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो बेटे इसको रख लो कि 37 डिग्री है और एक हाइपोटेन्यूज 5 है, तो वन साइड मतलब परपेंडिकुलर 3 होगा और बेस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और दूसरा इसके अंदर ये रख लो बेटे, अगर यहाँ पर 53 डिग्री एंगल दे रखा है और ये 5 है, बेटे जो भी कंपटीशन के क्वेश्चन होते हैं उनमें 3, 4, 5 वैल्यू मिलती है हमेशा। ये 5 है तो ये 4 होगा और ये 3 होगा। अब परपेंडिकुलर कितना होगा, 4 और बेस कितना होगा, 3। इस टाइम पे परपेंडिकुलर 3 होगा और बेस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना एंगल बना रहा है, 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। मींस ये एक्स वाई जेड एक्सिस है हमारे, ये थोड़ा सा ऐसे तिरछा रखा हुआ है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है हमारा। जो ये है ये थोड़ा तिरछा रखा हुआ है बेटे। इधर कौन सा कंपोनेंट बनेगा, इधर कौन सा कंपोनेंट बनेगा। तो पहले इसके अंदर जो जो गिवन है वो देखो। गिवन है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लिया 2i + 3j है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 2i + 3j, ठीक है। कैलकुलेट फ्लक्स, हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन दे दिया, ये डायग्राम दे दिया। तो बेटे इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर रहेगा कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0, 5, 0। ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0, 5, 0। इस 5 को इधर कौन सा कंपोनेंट बनेगा, 5 cos 37।
इधर कौन सा कंपोनेंट बनेगा 5 sin 37। हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल देते हैं भाई, इस पॉइंट के क्या निकाल देते हैं कोऑर्डिनेट्स। 5 cos 37, cos 37 cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5 cos थीटा करें cos 37, इधर 4 इधर साइन, साइन क्या होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज 3/5, ये आ गया 3। तो हमारा कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे 4, y एक्सिस में 0 और z एक्सिस में कितना है 3 है। बेटे ये अगर आपने 11th क्लास में वेक्टर अच्छे से पढ़े हैं तो ये आपको क्लियर हुआ, अगर आपने वेक्टर पढ़े हैं तो ये आपको क्लियर हुआ है, ठीक है। अदरवाइज बेटे आप पहले वेक्टर पढ़ो, वेक्टर की वीडियो क्लास 11th में अभी डाली है, उन वीडियोस को देखो, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया कितना होगा भाई, हम इसको क्या बना सकते हैं, इसको ये हमारी लेंथ हो जाएगी, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए ना 4 किधर x में, y में वैल्यू 0 और z में वैल्यू कितनी है 3 है। तो एरिया निकालने के लिए लेंथ इनटू ब्रेथ करना पड़ेगा। लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ देखो एरिया इज इक्वल टू L क्रॉस B। लेंथ के डायमेंशन निकालो, ये लेंथ मान ली हमने, ये ब्रेथ मान ली 4i प्लस में 0j प्लस में 3k, क्लियर भाई। फिर इसके बाद ब्रेथ, ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ ये हो जाएगी 5j, 5j। बेटे क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, ij क्या देगा k, 4 प्लस 4 इंटू 5 20, i क्रॉस j विल गिव k। क्रॉस प्रोडक्ट के फार्मूले ध्यान होने चाहिए। ये देखो यहाँ पर ये i, ये j, ये k, अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो i j विल गिव k, j k विल गिव i, k i विल गिव j। और बेटे अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं i j k, j i विल गिव k बट माइनस k, तो k j हमें क्या देगा -15i। दिस इज एरिया, ये क्या आ गया हमारे पास एरिया आएगा। अब एंगल तो हमने निकाल लिया, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना है, फ्लक्स, फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है E डॉट A, E कितना 2i प्लस 3j, एरिया कितना 20k माइनस 15i। यहाँ पर प्रोडक्ट कैसी होगी, स्केलर क्वांटिटी है तो डॉट प्रोडक्ट होगी, डॉट प्रोडक्ट में i और k कैंसिल हो जाएंगे, i की i के साथ ही होगी, ये हो जाएगा -30i, i की इसके साथ 0, इसके साथ 0, j की इसके साथ 0 और इसके साथ 0, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा -30i। ये हमने फ्लक्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये क्या हो जाएगा -30 का स्क्वायर अंडर द रूट, ये क्या आएगा 30, तो फ्लक्स कितना आएगा भाई 30 आएगा। ये क्वेश्चन बेटे अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर है तो फ्लक्स का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कंपटीशन के अंदर आप कभी भी पीछे नहीं रहोगे। कोई भी बुक उठा लो, कैसी भी बुक उठा लो, डीसी पॉइंट उठा लो, कोई भी बुक उठा लो, आप कोई भी नोट्स उठा लो, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आता है तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है बेटे। अगर आपको नोट करना है तो नोट करो, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे गॉस थ्योरम। बेटे अब हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अंदर क्या है बेटे, गॉस थ्योरम के अंदर है, गॉस एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने इस थ्योरम को बनाया और उन्होंने रिलेट किया चार्ज को फ्लक्स के साथ।
किसके किसके साथ रिलेशन बनाई, चार्ज की फ्लक्स के साथ। उन्होंने बताया इन एन एनक्लोज्ड बॉडी, एनक्लोज्ड बॉडी के अंदर, इन एन एनक्लोज्ड बॉडी टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू, टोटल फ्लक्स किसके इक्वल होगी, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1 over epsilon naught times the total charge, 1 over epsilon naught times the total charge। जो हमारा टोटल चार्ज है ना, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, ये इंपॉर्टेंट है बेटे, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है भाई कि हमारे पास एक बंद सरफेस होना चाहिए। जैसे सपोज हमारा ये रूम है, इस रूम के अंदर हमने खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद कर दिए और यहाँ पर चार्ज रख दिया, ठीक है। तो उस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आएंगी, उस चार्ज के कारण यहाँ चार्ज रखा है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएंगी, इस बोर्ड के अंदर से पास होंगी या नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। एरिया के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, क्या बनेगा, फ्लक्स बनेगा। कंडीशन क्या है, क्लोज होना चाहिए, ठीक है, क्लोज होना चाहिए, ये डेफिनेशन। तो वो फ्लक्स कितना बढ़ेगा, दैट फ्लक्स इज 1 over epsilon naught टाइम्स द चार्ज एनक्लोज। टोटल चार्ज जो एनक्लोज है उसका कितना होगा भाई, 1 over epsilon naught टाइम्स, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम इसको, क्या बाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, फ्लक्स डिपेंड्स ऑन, पहला दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। फर्स्ट, चार्ज एनक्लोज्ड, किसके ऊपर डिपेंड करेगा भाई, चार्ज एनक्लोज्ड मीन्स हमारी बॉडी के अंदर कितना चार्ज है, ठीक है। अंदर चार्ज है भाई, बाहर नहीं, अंदर। उसको क्लियर करेंगे पहले, जो चार्ज बंद है बाहर है उसको डिस्कस करेंगे, उसको छोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा, चार्ज एनक्लोज्ड। दूसरा सेकंड पॉइंट जो हमारा रहेगा भाई, वो सेकंड पॉइंट रहेगा मीडियम ऑफ द एनक्लोज्ड बॉडी, मीडियम inside the enclosed body, inside the enclosed body। अब ये एप्सिलॉन नॉट किसके लिए यूज किया है, कूलम्ब्स लॉ में हमने पढ़ा था, दिस इज फॉर एयर। अगर हमारे एनक्लोज्ड बॉडी के अंदर एयर है तो फ्लक्स कितना बनेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बट अगर मीडियम हमने कोई दूसरा पुट कर दिया तो फ्लक्स कितना बनेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम, ठीक है। तो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। किस किस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, फ्लक्स डू नॉट डिपेंड ऑन, भाई किस किस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा फ्लक्स, फ्लक्स डिपेंड नहीं करेगा। पहली चीज किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, फ्लक्स विल नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज, शेप एंड साइज। कैसा भी शेप हो, कैसा भी साइज हो, चार्ज अंदर होना चाहिए, क्लियर। भाई हमारे यहाँ पर सपोज करो मैं एक स्पेरिकल रूम में, इमेजिन करो स्पेरिकल रूम के अंदर, या हमारा चार्ज पार्टिकल स्पेरिकल रूम के अंदर है, ये आर रेडियस है, क्लियर। आर रेडियस है तो फ्लक्स क्या आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो कैसी भी शेप हो और कैसा भी साइज हो, चाहे इस चार्ज पार्टिकल को हम रूम के अंदर रखें, चाहे इसको फुटबॉल के अंदर रखें, चाहे इसको वॉलीबॉल के अंदर रखें, चाहे हम इसको किसी बड़े से स्फीयर के अंदर रखें, हम इसको कहीं भी रखें, एनक्लोज बॉडी के अंदर हमें रखना होगा, ये कंडीशन रहेगी। तो फ्लक्स कितना बनाएगी ये, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट,
फ्लक्स विल बी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो पहला शेप साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन क्या आता है, सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास एक स्फीयर था, उस स्फीयर के अंदर क्यू चार्ज रख दिया, क्यू चार्ज रखा, स्फीयर का रेडियस डबल कर दिया, स्फीयर का रेडियस डबल कर दिया। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फ्लक्स, फ्लक्स के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा? फ्लक्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा भाई, क्योंकि वो शेप और साइज के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही नहीं। क्लियर? आगे समझ में? ओके। दूसरा ये डिपेंड करता है भाई, ओके, दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या बनता है, ये शेप साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा, फिर इसके बाद ओके, शेप और साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके अंदर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आउटर चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं। हाँ, फर्स्ट सेकंड ये क्या रहेगा, आउटर चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। आउटर चार्ज डू नॉट डिपेंड, आउटर चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। आउटर चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है, ये क्यों चार्ज है तो फ्लक्स सीधी सी बात है कितना बढ़ेगा, क्यों बाय एप्सिलॉन नॉट बनेगा। हमने यहाँ पर एक 3 क्यूब चार्ज रख दिया, इस 3 क्यूब चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी, इस सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी, बट जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर भी निकलेंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ पर खत्म होती हैं, जाकर इंफिनिटी पर खत्म होगी। तो अगर 3 लाइन एंटर की हैं तो 3 लाइन ही बाहर निकल जाएंगी। बट जो चार्ज एनक्लोज्ड है वहां देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर लाइन हमेशा बाहर ही निकलेगी, और पॉजिटिव चार्ज लाइन हमेशा कैसी रहेंगी, बाहर ही निकलेंगी। और अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो लाइन हमेशा किधर आएंगी, अंदर ही आएंगी। समझ में आया? तो आउटसाइड चार्ज क्यों डिस्टर्ब नहीं करेगा, आउटसाइड चार्ज बेटे इसलिए डिस्टर्ब नहीं करेगा क्योंकि आउटसाइड चार्ज इसलिए डिस्टर्ब नहीं करेगा क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर की है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जाएंगी। तो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है बेटे कि फ्लक्स कैलकुलेट करना है हमें, हमने डाइपोल रख दिया, एनक्लोज और बॉडी के अंदर क्या पुट कर दिया, डाइपोल पुट कर दिया, एनक्लोज बॉडी में डाइपोल पुट कर दिया। आप बोलो क्या होगा भाई, डाइपोल क्या होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, एक माइनस क्यू चार्ज एक प्लस क्यू चार्ज, टोटल चार्ज कितना भाई, टोटल चार्ज तो माइनस क्यू प्लस क्यू कितना होगा, 0 होगा। तो टोटल चार्ज 0 तो फ्लक्स भी कितना रहेगा, 0 रहेगा। गॉस थ्योरम क्लियर हुई भाई? ये जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये आपको बताए जा रहे हैं प्रीवियस सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अंदर। एक आधा आपको कंपटीशन का बीच में क्वेश्चन करवाया जाएगा जो आया हुआ है। तो यहाँ पर गॉस थ्योरम क्या उसका मैथमेटिकल फार्मूला रहेगा, फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ओके, और भाई ये फार्मूले का डेरिवेशन और कर देते हैं। आप नोट करो कि फ्लक्स जो है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट क्यों होता है। बेटे ध्यान से समझना, ये हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है, r रेडियस है। तो एट पॉइंट r ये डिस्टेंस हमने एक छोटा डिस्टेंस छोटा एरिया मान लिया ds। ये ds एरिया इसका नॉर्मल ये रहेगा, ठीक है भाई। अब आपसे पूछा जाए हमारी जो बॉल है ये बॉल है बेटे, कैसी शेप है, स्फेरिकल शेप है। ओके,
ये फ्लैट कहाँ से हुई भाई? इसको कंसीडर करो, हमारी अर्थ कैसी है? अर्थ भी स्फेरिकल है, बट आप जहाँ पर खड़े हो आपके रूम है वो फ्लैट है या कर्व है? फ्लैट है। तो इसी तरह से अगर हम स्फीयर का एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं तो वो किसकी तरह बिहेव करता है बेटे? वो प्लेन सरफेस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, किसकी तरह बिहेव करेगा? प्लेन सरफेस की तरह वो बिहेव करेगा। तो ये उसका ये प्लेन सरफेस बन गया और ये उसका क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, तो एंगल कितना? एरिया नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में थीटा। पहले तो कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r स्क्वायर, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, फिर भाई इसके बाद दूसरी चीज समझो, इसके अंदर जो दूसरी चीज है, हमने फ्लक्स निकाला। फ्लक्स कितना आया? थोड़ा सा फ्लक्स आया d5। इतना एरिया का फ्लक्स कितना आया? थोड़ा फ्लक्स आया d5। E डॉट कितने एरिया के लिए कैलकुलेट किया हमने? ds एरिया के लिए कैलकुलेट किया। इस कंप्लीट एरिया के अंदर आप देखोगे छोटे छोटे ds के बहुत सारे पोर्शन बनेंगे या नहीं बनेंगे? और उनको ऐड करने के क्या मेथड है? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ d5 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। d5 का फाई हो जाएगा, E कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r स्क्वायर। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस एरिया? मींस कंप्लीट एरिया कितना होगा सरफेस एरिया स्फीयर का? 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई, r स्क्वायर से r स्क्वायर, ये कितना आएगा? q by एप्सिलॉन नॉट। कितना आएगा भाई? ये q by एप्सिलॉन नॉट आएगा। क्लियर हो गए? ओके, ये फॉर्मूला था भाई हमारा। फिर इसके अंदर हम और क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन क्या करते हैं हम? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड आगे चलकर जो हमारे यूज होगा, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होता है? गॉसियन सरफेस वो सरफेस होता है जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम हो। वो सरफेस जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम हो। जैसे ये हमारे पास एक चार्ज है, इस चार्ज के लिए हमें एक सरफेस बनाना है। इसके लिए एक ऐसा सरफेस बनाना है कि उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी हो? उस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम हो। तो r डिस्टेंस देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज तो क्या है? अगर r सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा? सेम। तो गॉसियन सरफेस पॉइंट चार्ज के लिए, बेटे आगे चलकर ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे। पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस क्या रहेगा हमारा? स्फीयर। ठीक है, कैसी शेप रहेगी? स्फेरिकल शेप रहेगी। ये पॉइंट चार्ज, इधर r डिस्टेंस, इधर r डिस्टेंस, इधर r डिस्टेंस, इधर r डिस्टेंस, सभी को मिलाएंगे क्या आएगा? स्फेरिकल शेप बनेगी। लीनियर चार्ज के लिए, लीनियर चार्ज के लिए क्या रहेगा भाई? लीनियर चार्ज के लिए हमारे पास सिलेंडर। लीनियर चार्ज के लिए क्या रहेगा? सिलेंड्रिकल शेप। ये लीनियर चार्ज है, इसके चारों तरफ देखो r डिस्टेंस, r डिस्टेंस, r डिस्टेंस, r डिस्टेंस, r r r डिस्टेंस। क्या बनेगा? सभी सर्कल्स को मिलाएंगे तो सिलेंडर बनेगा। और थर्ड है स्फेरिकल के लिए, स्फेरिकल चार्ज। एक चार्ज है, एक स्फीयर है, उसके सरफेस पर चार्ज दे रखा है, उसके लिए गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो क्या बनेगा? स्फेरिकल बनेगा। ये तीनों इंपॉर्टेंट है बेटे, जब आप डेरिवेशन करोगे ये आपको पता होना चाहिए। पॉइंट चार्ज के लिए स्फीयर, लीनियर चार्ज के लिए सिलेंडर और स्फेरिकल चार्ज के लिए क्या रहेगा? स्फेरिकल शेप रहेगी। क्लियर हो गया? नोट करो बेटे, इसको कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करेंगे इसको।
लास्ट 5 मिनट का टॉपिक है, फिर खत्म करते हैं आज के टॉपिक को हम। भाई फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट ds, मीन्स ds इज सरफेस एरिया बेटे, E डॉट ds cos थीटा। यहाँ पर एक चीज देखो बेटे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो शॉर्ट फ्लक्स कितना होगा? श्योरली फ्लक्स विल बी, श्योरली विद स्पेलिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, श्योर, स्पेलिंग मेरे को पता नहीं भाई, ठीक है, थोड़ी ध्यान नहीं है, तो फ्लक्स कितना आएगा? जीरो आएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो श्योर क्या कंडीशन रहेगी कि फ्लक्स भी कितना रहेगा? जीरो रहेगा। बट इसका ऑपोजिट, इसका कन्वर्स जरूरी नहीं है भाई। अगर फ्लक्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जीरो और नॉन जीरो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर फ्लक्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जीरो हो भी सकता है और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं भी हो सकता। कैसे? देखो इसका एग्जांपल, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने क्या पुट कर दिया? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने क्या पुट किया है? एक सिलेंडर पुट कर दिया। इस सिलेंडर के अंदर सिलेंडर पुट किया है बेटे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं है, बट फ्लक्स कितना है बेटे? फ्लक्स तो जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं है, बट फ्लक्स कितना है? जीरो है। आ गया समझ में? तो क्या कंडीशन है? फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट ds cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है तो श्योरली फ्लक्स भी कितना रहेगा? जीरो। परंतु अगर फ्लक्स जीरो है तो जरूरी नहीं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो या ना हो। क्लियर हो गया? इसको हम एक डेरिवेशन से भी करेंगे बेटे आगे चलकर, तो अभी के लिए इतना ही काफी है। एक नीट का क्वेश्चन और देखो बेटे, अभी एग्जाम में दे रखा था किसी एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन क्या दे रखा था? ऐसा ही क्वेश्चन था, क्यों चार्ज है बेटे, ध्यान से समझना, क्यों चार्ज एनक्लोज्ड बाय सिलेंडर और कर्व सरफेस के ऊपर सिलेंडर है, कर्व सरफेस के ऊपर चार्ज कितना, सॉरी फ्लक्स की वैल्यू कितनी दे दी? 5 दे दी। तो व्हाट इज द फ्लक्स ऑन दीज एंड्स? इन एंड्स के ऊपर फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई? फ्लक्स ऑन फर्स्ट सरफेस, ये फर्स्ट सरफेस मान लिया, ये सेकंड सरफेस मान लिया, ये थर्ड सरफेस मान लिया। फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड विल बी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। फर्स्ट और सेकंड के ऊपर फ्लक्स इक्वल होगा, क्यों होगा? क्योंकि दोनों एरिया सेम, तो 2 phi ऑन द सरफेस या ऑन एंड्स प्लस में phi 3, ये कर्व सरफेस के ऊपर कितना है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एंड्स के ऊपर हमें निकालना है, एंड्स के ऊपर कितना होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू सी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू सी, ठीक है। और एंड्स के ऊपर निकालना है तो इसको क्या कर देंगे? डिवाइडेड बाई 2। इसको क्या कर देंगे भाई? डिवाइडेड बाई 2। आगे समझ बेटे? ठीक है, ओके बेटे, इसको रिवाइज करो। कोई भी प्रॉब्लम हो आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, आप रिवाइज नहीं कर रहे बेटे, हैं कुछ बच्चे जैसे
आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स में से ये लगा लो 25 स्टूडेंट्स होमवर्क रेगुलरली कर रहे हैं, बट 15 स्टूडेंट्स होमवर्क नहीं कर रहे। बेटे अपना रेगुलर होमवर्क करो, ठीक है। अपनी सेहत का ध्यान रखो, बहुत बुरा हाल है बेटे, बच के रहना और अपना होमवर्क रेगुलर भी करते रहो। थैंक यू स्टूडेंट्स।